अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। आज का जो बड़ा वाक़या है पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठाती हुई नज़र आती है। आज ये वाक़या जो कराची यूनिवर्सिटी में पेश आया, जहाँ पर वैन को धमाके से उड़ा दिया गया, ये खुदकुश हमला था। इसमें तीन जो चीनी बाशिंदे हैं जो जामिया कराची में टीचर्स थे तीनों, जिनमें एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे, वो तीनों अपनी कीमती जानें उनकी ज़ाया हुई और एक जो चौथे शख्स थे वो ड्राइवर थे जो उनको लेकर आ रहे थे। ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है और कराची एक अहम तरीन शहर पाकिस्तान का, और उसमें एक अहम तरीन मकाम जो बहुत बड़ी कराची यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये सब कुछ होना। उसके बाद एक कलदम तंजीम ने इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल की है और ये भी कहा गया है कि खातून खुदकुश बमबार थीं। ये इंतहाई एक सख्त सिक्योरिटी की सूरत हाल का हमें इस वक्त सामना है मुल्क में, और ये पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से भी इसमें बड़े सवालात उठते हैं। और इस वाक़े के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में चीन की एम्बेसी गए और वहाँ जाकर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया इसके ऊपर। इस पर हम बात करेंगे कि ये जो मामला, ये जो सिक्योरिटी के हालात हैं, क्या इसके पेश नज़र तमाम सियासी जमातें सोचेंगी सियासत को एक तरफ रख के इन बातों पर गौर करना, क्योंकि बलूचिस्तान में फिर लाहौर में एक वाक़या पेश आया, आज कराची में हो गया। दूसरी तरफ जो मुल्की सियासत है वो लाख वजाहतें हों या इस पर तरदीदें सामने आएँ, उसके बावजूद रूनी साजिश ही के गिर्द घूम रही है। आज भी इमरान खान साहब ने पेशावर में खिताब किया, उन्होंने बहुत सी बातें की जिनका हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, लेकिन एक जो PTI की तरफ से कहा गया और इमरान खान ने उस पर मजीद जोर दिया वो ये था कि अगर फौरी इंतखाबात न हुए तो हमारा धरना होगा और वो धरना जारी रहेगा। और साथ ही वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। उस पर हम PTI से जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। अगर इस्तीफ़ा दे भी तो फिर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुंतखब हो और फिर इंतखाबात फौरी तौर पर हों कैसे। और दूसरी तरफ हम जानेंगे कि नून लीग ने भी कह दिया कि वो ईद के बाद जलसे करेगी। पीपल्स पार्टी से जानेंगे कि एक तरफ PTI अपनी अगली इंतखाबी कैंपेन कर रही है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब एक वज़ीर आज़म के मनसब पर भी बैठे हुए हैं, उनके एक तो फैसले भी होंगे, साथ वो जलसे भी उनकी जमात बाद में करेगी। तो पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोच रही है। फिर इकॉनमी की जो सूरत हाल है, आपने देखा होगा मिफ्ता इस्माइल साहब ने जहाँ ये बताया कि उनकी जो मुलाकात IMF हुकाम के साथ हुई है उसमें बहुत से मामलात के ऊपर अग्री कर लिया। कर्ज़े की रकम में भी जो पाकिस्तान ने $2 अरब इजाफे की तजवीज़ की रिक्वेस्ट की थी, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक वो कहते हैं इत्तेफाक हो गया, लेकिन मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। तो फिर कैसे मामला चलेगा जब आवाम को रिलीफ फौरी तौर पर नहीं मिल रहा होगा। इन इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, कुछ दीगर मामलात भी ज़ेर बहस लेके आएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है सीनियर सियासतदान भी हैं, पीपल्स रहनुमा हैं नदीम अफजल चंद साहब, सर बहुत शुक्रिया। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब आपका भी। और आप दोनों आज मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा आए हैं तो आपको वेलकम भी कहूँगी। आगाज़ में चंद साहब आपसे करूँगी। पहला जो वाक़या है यकीनन प्रायोरिटी पे जो कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, सारी सियासत एक तरफ रह जाती है और ये वाक़यात ख़ासकर इसमें चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया जाना और फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी फौरी तौर पे कबूल हो गई। ख़बरें बीच में ऐसी भी रिपोर्ट हुई कि जो कराची यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी थी उनको भी मालूम था कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, इनको सिक्योरिटी लेके अपने साथ जाना चाहिए चीनी बाशिंदों को। लेकिन आपसे मैं चंद साहब ये जानना चाहूँगी कि एक तरफ बैरूनी साजिश इमरान खान साहब नहीं मानते जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसको, उन सब चीज़ों को एक तरफ रख के आप समझते हैं कि सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर तमाम सियासी क़यादत को सर जोड़ कर बैठना चाहिए, और क्या वजूहात बन रही हैं इन वाक़यात की वो प्रायोरिटी होनी चाहिए तमाम सियासी क़यादत की। बिस्मिल्लाह देखिए अब साहब, मैं बहुत सीरियस मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इशू है जो आज हम जितनी मजम्मत करें इसकी कम है, और अल्टीमेटली सियासतदानों का ही काम है इस मुल्क को चलाना और कंट्रोल करना। हम सियासत खेलते रहेंगे तो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है सिक्योरिटी इशूज़ जो है। हम रीजनल हमारे हालात ऐसे हैं, तो मैं समझता हूँ नेशनल प्लान हो या आज भी उससे पहले भी सियासत के मामलात में सिक्योरिटी के मामलात में हम बड़े सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं। अब भी चाहिए, सारी तलखियों के बावजूद सबको इकट्ठे होना चाहिए। लेकिन अब खान साहब इकट्ठा होते हैं किसी के साथ नहीं, ये उस्मान साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन चीन हो, अमेरिका हो, रशिया हो, हमारे अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ हों, ईरान के साथ तल्लुकात हों, ये रीजनल हमारे ऐसी चीज़ें जिनको साथ हमने लेके चलना है। हमारा एक बैलेंस रिलेशन है सारे ममालिक के साथ, और हर मुल्क की किसी के साथ ट्रेड होती है, किसी के साथ हमारे ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेड होती है, कहीं हमारी वैसी इनकम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ के समझते सिक्योरिटी के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। वो आप देख लें रोज़ बलूचिस्तान में या फाटा में या कोई हमारे जवान शहीद हो रहे हैं,
और हम आपस में लगे हुए हैं वही जो गाली गलोच और सियासत जो सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी के पीछे पता नहीं क्या क्या चीज़ हम बनी हुई है। ये अनफॉर्चुनेट है। मुल्क के मसाइल और हैं, मुल्क के मसाइल बड़े गमगीर हैं। देखिए ना, डॉलर कहाँ पे चला गया, महंगाई कहाँ पे पहुंची हुई है, IMF का प्रोग्राम कभी वो आपको पैसे नहीं दे रहा, कभी कोई मुल्क नहीं दे रहा, कभी तेल हमारे 5 दिनों के लिए तेल की लाइनें लगी हुई हैं, और आगे हमारा फूड क्राइसिस है। तो ये सारे क्राइसिस को मैं समझता हूँ पॉलिटिकल क़यादतों को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आम आदमी का ये मसाइल है, ये जो रोज़ हमने अब इस किस्म का एक फसाद बर्पा किया हुआ है पिछले चंद महीनों से, इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। मैं डार साहब से भी ये जानूंगी। डार साहब, पहले आपका कमेंट पीसी के ऊपर, आपकी जमात का, इमरान खान साहब का, और आपके ख्याल में क्या आप लोग भी समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक तो ये दहशतगर्दी का और इकॉनमी वगैरह, उसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन ये जो आज वाकया कराची का पेश आ गया, इसके बाद आप समझते हैं कि बेशक धरने का ऐलान हो, आप ना इस हुकूमत को मानते हो, आपके इदारों के हवाले से एक सख्त तनकीद है इस वक्त, लेकिन इस पे इकट्ठे होने के कुछ चांसेस हैं सिक्योरिटी मामलात के ऊपर बात करने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो कराची का वाक़या है ये इंतहाई संजीदगी की ज़रूरत है। जैसे मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आ रही है। तो चंद साहब के लिए हम आवाज़ को फिक्स करा देते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। तो पाकिस्तान में जो इतनी कुर्बानियाँ देकर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, हमारी अजीम पाक फ़ौज ने, जिस तरह हमने पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क की तरफ ले के आए, तो ये तो एक सिक्योरिटी प्रोसेस को, और मैं समझता हूँ पाक चाइना रिलेशनशिप को सबूताज करने की कोशिश है। और ख़ास तौर पे जिस तरह से चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, और ये जो भी पाकिस्तान के दुश्मन है वो तो पाकिस्तान को कभी भी इकनॉमिकली स्ट्रांग होता नहीं देखना चाहेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इन सारी सूरत हाल को देखते हुए कौमी यकजहती की ज़रूरत है। सवाल उठाया गया मेरे लीडर के ऊपर या मेरे कप्तान पे, इमरान खान पे, कि वो इन हालात में पाकिस्तान के साथ या जो भी ये हुकूमत की बात कर रहे हैं खड़े होने को तैयार है। माजी में भी मेरे लीडर ने स्पीचेस हैं उनकी बाकायदा पार्लियामेंट में, बहुत मौक़ों पर उन्होंने कहा कि हमें मिलकर इकट्ठे होने की ज़रूरत है। इवन उन्होंने फजल रहमान को भी बराह रास्त एड्रेस किया है, पार्लियामेंट में उनकी स्पीच मौजूद है कि मैं पाकिस्तान के लिए आपके साथ भी चलने को तैयार हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या पाकिस्तान के लिए मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत अपने मफादात के लिए ही चाहेगी कि इमरान खान इनके साथ चले? जब इमरान खान ने इसी इम्पोर्टेड हुकूमत को कहा कि आएँ जो इस मुल्क के ख़िलाफ़, वो वज़ीर आज़म इस 22 करोड़ अवाम के थे। अब साहब, एक बदतरीन साजिश की गई, एक मरासला लेके पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बुलाते रहे इनको, तब तो ये लोग नहीं जागे हैं, तब तो ये भाग रहे थे। क्या तब नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं था? एक साजिश हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, तब ये सोए हुए थे। आज इनको इमरान खान याद आ रहा है क्योंकि ये कमजोर हुकूमत है, ये हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है। खान साहब, वैसे 13 पार्टियां, मेरी बात सुने, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जो मौजूदा हालात देखें जो चल रहे हैं, 13 पार्टियां मिलकर ये हुकूमत में बैठी हैं, क्या फैसले होंगे सिक्योरिटी के ऊपर? जब इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ नजरिए हैं, मुख्तलिफ पार्टीज के मंशूर हैं। सर, मुल्क की क़यादत का तो मतलब यही ना कि पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएं। आप लोग इस वक्त पार्लियामान से भी बाहर हैं, तो मेरा ये सवाल का मकसद ये था कि इस इशू के ऊपर, लेकिन मुझे डार साहब उस पर आपका जवाब मिल गया कि खान साहब ने पहले भी कहा था कौमी इशूज़ पे साथ बैठूंगा, अब भी कहते हैं। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। पहले चंद साहब का जो बात आपने कर दी, इसके ऊपर ही पॉइंट चंद साहब, एक तो ये बताएगा, एक दो चीज़ें आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक तो ये कि वो आप लोग नहीं साथ बैठे थे जब खान साहब वो कह रहे हैं, एक तो इसका आज रिस्पॉन्ड कर ही दें। दूसरा, इस वक्त कमोबेश किसी इदारे पर खान साहब को एतबार नहीं है। अदालतें उन्होंने कहा क्यों खोल दी गई, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कह रहे हैं ये है ही नहीं, नून लीग की पार्टी है, इसके ऊपर एतमाद ही नहीं। खुद पहले कह दिया किसी मीटिंग के अंदर साफियों से कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनका नाम रिकमेंड किया था। फिर फवाद चौधरी साहब ने कह दिया फौज से ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हम हुकूमत के अंदर। तो इन शॉर्ट PTI को इस वक्त किसी के ऊपर एतबार नहीं, तो फौरी इंतखाबात के अलावा और हल क्या है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो उस्मान भाई ने जो बात की है, खान साहब कभी नेशनल डायलॉग पे बिलीव ही नहीं करते, ना अपोजिशन जमातों के साथ कभी वो बैठे हैं। खास सिक्योरिटी का इशूज़ हो, पुरानी मीटिंग्स भी 3 साल में उठाकर देख लें, मैं डार साहब के साथ रहा हूँ, कभी भी आर्मी चीफ आते थे मीटिंग्स में, या शाह महमूद कुरैशी साहब आते थे। अगर इवन फॉरेन डिग्निटीज़ आई हैं, MBS जब सऊदी अरेबिया के आए हैं, या बातीर मोहम्मद आए हैं, या और बहुत सारे लीडर्स आए हैं, जब ऐसे लीडर्स आते हैं तो जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात होते हैं, हम सऊदी अरेबिया हमारा ब्रादर मुल्क है, तो उसके जब भी लीडर आते हैं
शाही ख़ानदान से आते हैं, तो सारी पार्टियाँ हमेशा इकट्ठी होती थी। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि किसी ने अपोजिशन को इन्वाइट ही नहीं किया। हालांकि मैंने तो सच्ची बात है खान साहब को तजवीज़ भी दी थी कि आप नहीं बुला सकते तो आरफ अलवी साहब को कहें, वो सारी अपोजिशन को बुला लें। एक चंद मामलात पे एक गुलदस्ता होता है पॉलिटिकल जमातों के लीडर्स, जैसे भी हों, जो मर्जी आप उनको कहें, किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन मुल्क के लिए, अवाम के लिए, चंद इशूज़ के लिए हुकूमत में होते हुए रवैया था या आप समझते हैं हुकूमत में होते हुए मैं बात कर रहा हूँ। अब सिक्योरिटी का जो इशू है, अब इससे पहले जितनी मीटिंग्स भी हुई हैं, आज ए प्राइम मिनिस्टर भी आपने अपोजिशन को इनवाइट नहीं किया। अब तो हुकूमत अभी आपको इनवाइट नहीं कर, लेकिन मैं तो इस वक्त, मेरी जमात हुकूमत का हिस्सा है, मैं कहता हूँ इस वक्त खान साहब अपोजिशन में, अपोजिशन लीडर हैं एक किस्म के अवाम के, वो तो उनको इन्वाइट करना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। ठीक है, इक़्तिदार के बाकी इलेक्शन खेलते रहें, इक़्तिदार जो मर्जी नारे लगाते रहे, लेकिन जहाँ मुल्की मामलात हो, चाइना के ऊपर अटैक हो या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर अटैक हो या पाकिस्तान के इदारों के ऊपर अटैक हो, वो उसमें मैं समझता हूँ कि कभी भी जो बंदा मुखलस होता है मुल्क के साथ, वो कोताही बर्दाश्त नहीं करता। इन दैट केस भी वो कैसे आ जाएंगे? वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ थे, तो उनके साथ बैठने को तैयार हो, कहते हैं ये चोर डाकू है। आप हमारा हलफ देखें ना, जो एज ए मेंबर नेशनल असेंबली या सेनेटर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उठाते हैं, हम कहते हैं अपनी जात से बाला तार होकर मुल्क व कौम के लिए, ये हम हलफ उठाते हैं। ये अगर हर वक्त आप अपनी जात का सोचते रहे, आजकल हलफ की पासदारी बड़ी कम हो रही है, तो वो गलत हो रहा है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। ये तो नहीं है कोई फौजी आइन तोड़े तो हम उसको गद्दार कहें और पॉलिटिकल बंदा आइन तोड़े तो हम उसके ऊपर बात ना करें, ये गलत बात है। ये हमारी दो रुखी है। सही। मैं कहता हूँ सिविलियन बंदा अगर मैं ही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वायलेशन की बात करता हूँ तो वो गलत है। अब इदारों के ऊपर आप हमला करें, कभी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बात करना शुरू कर दें। आज अभी जिस तरह आपने अपने प्रोमो में बताया, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये चीफ इलेक्शन कमीशन आज खान साहब ने कहा है कि प्लांटेड है नून लीग का, किसने लगाया था? खुद लगाया था। इसका मतलब है कि आप अपनी एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं प्लांटेड बंदा किसी के कहने पे मैंने लगा दिया, यहाँ तो बताएं किसने आपसे लगवाया। एक ब्रेक की तरफ मेरे जाने में शेख रशीद साहब के सवाल को और डार साहब की तरफ वापस आके जब जाएंगे तो उनसे भी पूछेंगे। शेख साहब ने भी कह दिया हमारे तो पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन जो इंटरफेयर उस वक्त अपोजिशन ने किया वो जो है वो हमारी ज़्यादा शोहरत हो गई है। उसके बाद एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे ये और फिर धरने से क्या अचीव करना चाह रही है PTI, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो एक तो तरफ PTI के मुतालबात हैं फौरी इंतखाबात के, दूसरी तरफ पहले हिस्से में प्रोग्राम की हमने बात की जो कराची में इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या। उस्मान डार साहब, अब बात हम कर लेते हैं आप लोगों के मुतालबे के बारे में। काफ़ी इबाम है, एक तरफ आप लोग चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात हों। आज खान साहब ने अपनी बात दोहराई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको नून लीग के आला-ए-कार हैं और वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, वो इस्तीफ़ा दें। सवालात दो तरह के उठ रहे हैं। एक तो ये कि अगर इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक भी इंतखाबात करवा भी देता है, फौरी इलेक्शन हो भी जाते हैं, तो आप लोगों को इस वक्त मुल्की सिस्टम के ऊपर ही एतबार नहीं है, अदलिया से लेके इदारों से लेके इलेक्शन कमीशन तक, तो आप उसके नताइज कैसे मान लेंगे? देखिए अब सर, एक तो ये बात की जाती है जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हमने या अपोजिशन लीडर ने या जो भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई किया गया, चले उसको एक तरफ रख देते हैं। जब तक आप किसी का तरीक़ाकार काम करने का नहीं देखते हैं, जब वो जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन को लेके उनकी पूरी टीम आगे बढ़ती है। 3-4 वाक़यात मैं आपके सामने रख देता हूँ। डस्का इलेक्शन, बड़ा उसके ऊपर सियासत की गई, किस तरह आधी रात को इलेक्शन कमीशन जाग जाता है और वो पूरे इवन प्रेस रिलीज़ तक जारी कर दी जाती हैं। उसके बाद सेनेट इलेक्शन आता है। सेनेट इलेक्शन में वीडियोस मंजर आम पे आ जाती हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ख़रीदो फरोख्त करते हुए सब कुछ सामने आ जाता है। क्या किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने? हमने शो ऑफ हैंड्स का कहा कि इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए इस ज़मीर फरोशी का बाजार गर्म हो जाता है। सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तानियों ख़त्म करने के लिए शो ऑफ हैंड से इलेक्शन कराते हैं, उस पर भी बेबस नज़र आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आप देखें ये जो ज़मीर फरोशी का बाज़ार, फिर हमारे जो मुनहरफ अरकान है तकरीबन 20-25 के करीब वफाक में है, 26 के करीब सूबा पंजाब में है, और इनके खिलाफ जो हमने रेफरेंस भेजा है या पटिशन की है उस पर डे टू डे हेयरिंग ही नहीं हो रही है, तारीख पे तारीख लंबी तारीखें दी जा रही हैं। तो इसी तरह जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि इलेक्शन अगर करवाने पड़ जाएं, जो इनकी आईनी जिम्मेदारी है, कहते हैं 7 माह लगेंगे, 3 माह में वैसे लिखा हुआ है।
तो ये कार्य क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है? हवाला दे रहे थे। मैं डॉक्टर साहब दोबारा ये मैं जानना ये चाह रही हूँ, मैं एक ये बात जानना चाह रही हूँ कि अगर हो फौरी तौर पे इलेक्शन, अगर खान साहब को धरना देने की नौबत ही ना आए, अभी ऐलान कर दिया जाए फौरी होंगे, तो फिर कैसे हो? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आप लोगों को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, अब ये तो मुमकिन नहीं है कि फौरी इंतखाबात हो तो आपको उनके इलेक्शन करवाने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा। असेंबली के अंदर आप लोग हैं नहीं, बामी मुशावरत के साथ नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ सकता है, तो तरीका कार क्या हो आप लोग अगर फौरी इंतखाबात हो आप लोगों के मुतालबे के मुताबिक? देखें, जब तमाम सियासी पार्टियों की नीयत साफ़ है तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ ये सिर्फ नीयत की ज़रूरत है। अगर इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसी अगर तरीके से हमने आगे बढ़ना है तो फिर ये जो सेटअप चल रहा है चलने दे। ये जो मुआशरत की तबाही हो रही है, नदीम अफजल चांद साहब बैठे हैं, आप इनसे ही पूछ लें, हुकूमत बैठी है ना, इनसे पूछ लें क्या ये इस तरह से अगले 1.5 साल हुकूमत लेके चल सकेंगे? क्या इकॉनमी संभलेगी? जब तक एक फ्रेश मैंडेट लेके आप नहीं आते, दे दें, वो आए हुकूमत करें, जो एक तरीक़ेकार है। इस तरह से एक आलमी साजिश का हिस्सा बन के और एक वोट के ऊपर आज हुकूमत खड़ी है। 174 वोट इन्होंने लिए थे, 172 चाहिए, एक अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, MQM के जो MNA थे, एक रह गया पीछे। अगर 2-3 इधर उधर हो जाए तो ये तो हुकूमत की कोई रिट ही नहीं रहती है। वो ये तो है, आपकी बात सही है वो, लेकिन वही फॉरेन साजिश के ऊपर कहते हुए आज तो फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी एक बार फिर दोहरा दिया उन्होंने, कहा कौन सी जुबान में समझाएं कि वही बात है जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में हुई थी, कोई साजिश हमें नहीं मिली। चंद साहब, इमरान खान साजिश देखें, अब्सा मुदाखलत और मैं कल उसके ऊपर बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग फवाद चौधरी साहब के साथ कर चुकी हूं, डॉक्टर साहब तो उसमें मैंने तफसील में जानी है, टाइम नहीं जाया करना। देखिए, जहां 3 बातें हुई हैं, एक बात हुई है मईशत की। PTI को फ्रेश मैंडेट मिला था मईशत को ठीक करने का, पिछली हुकूमतें। आज खान साहब ने एक बात कही है इस बारे में, बता दूं अगर कहें तो क्विकली। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बैरूनी साजिश इसलिए की गई कि हुकूमत PTI की जो थी उसने सब मुश्किलात से बाहर निकाल लिया था मुल्क को, और पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क बनने जा रहा था। रूस से हम लोग मुआहदा करने जा रहे थे, उससे सस्ती बिजली गैस लेके आवाम को उससे रिलीफ देने चाह रहे थे, इसलिए आलमी साजिश हो गई हमारे। यहाँ रूस की बात कर लेते हैं। 1 साल पहले रूस ने और चाइना ने पाकिस्तान स्टील मिल की ऑफ़र दी थी कि हम चला देते हैं आपको। मैंने उसके ऊपर खुद अपना वीलॉग भी किया, चेक कैबिनेट में ऑफ़र आई थी। हफीज़ शेख साहब जब प्राइम मिनिस्टर पहली दफ़ा गए थे चाइना, इमरान खान साहब, तो उन्होंने वहाँ कहा कि हमें स्टील मिल के लिए आपकी, क्योंकि मैंडेट मिला था स्टील मिल को ठीक करने का, रेलवे को ठीक करने का, PIA को ठीक, यही मेन नारा होता था ना कि ये पिछली हुकूमतों ने हमारे सारे जो मेन हमारे रिसोर्सेज हैं ये भट्ठा बिठा दिया, खा गए, ये हो गया। सच मान ली बात। अब स्टील मिल चलाने के लिए चाइना का बंदा 10वें दिन उनका वफद आ गया। रशिया ने भी ऑफर दे दी कि हम आपको, क्योंकि स्टील मिल शहीद भुट्टो ने लगाई थी रशिया की मदद से, तो किधर गया वो कैबिनेट्स के मिनट उठाकर देख लें, वो ऑफर खड़ी थी, ना रशिया की सुनी गई ना चाइना की सुनी गई। वो साजिश कहाँ हुई? ये मैं यहाँ रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बेशक इसके ऊपर मैं चैलेंज करता हूँ जितने कैबिनेट में। हफीज शेख साहब से खान साहब ने पूछा था कि आप बताएं क्यों नहीं चल रही, तो वो खुसरो बख्तियार साहब थे इंडस्ट्री मिनिस्टर और रजाक दाऊद साहब थे, क्योंकि फर्नेस का भी एक लॉबी थी कैबिनेट के अंदर। हर देखिए इस मुल्क का प्रॉब्लम क्या है कि जितनी लॉबीज हैं जो डिसीजन मेकिंग में आप वो शामिल हो जाती, और अगर ये खान साहब तब्दीली लानी थी तो ये लानी थी कि वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर खान साहब का एक बड़ा नारा रहा है। मैं भी उस नारे को बड़ा अप्रिशिएट करता था, उस्मान डार साहब भी करते हैं, वो उसके ऊपर भी अमल ना हुआ। अब साजिश की बात की गई, ईरान गैस पाइपलाइन क्यों नहीं आगे चली? इस मुल्क का सबसे बैकबोन थी, 3.5-4 साल हुकूमत रही, किस साजिश के तहत उसके ऊपर काम नहीं हुआ? ये छोड़ दें, मैं समझता हूँ मईशत का भट्ठा तो बिल्कुल अभी भी अल्लाह का फजल है, ये मुल्क चलेगा, ये क्राइसिस से निकलेगा। IMF को खान साहब कहते थे कि हम नहीं लाएंगे, चलो हालात ना ठीक हुए, जाना पड़ गया, मुझे उस पर जाने पे इतराज़ नहीं है। ये PTI का नारा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर सोचा जाए ईमानदारी की बुनियाद पर, ये जा रहे थे और निगोशिएट कर रहे थे पहले। मैं चंद साहब एक ब्रेक की तरफ आपकी जाए से मैं वापस आके आप लोगों की तरफ इकोनॉमी ही की बात लेके आऊंगी कि अब हालात तो फिर मजीद खराब। PTI जब आखिर में जो जिन हालात का सामना था उस वक्त कहा जा रहा था कि दलील के साथ जो है इकोनॉमी के मामलात के ऊपर एक दूसरे से एतराज़ किया जाए। PTI अब जो हालात छोड़ के गई उससे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। वो IMF डील के ऊपर अब क्या मौकिफ रखते हैं इस वक्त, वो डार साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। थोड़ी इकोनॉमी की अब हम बात कर रहे हैं। उस्मान डार साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी आप सुन रहे थे, मैंने खान साहब के आज के बयान का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा साजिश इसलिए होगी हमारे खिलाफ क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क बना रहे थे। एक तरफ आज जो IMF के पास मामलात लेकर गए उसमें एक बड़ा इशू बना कि जो आप लोगों की तरफ से सब्सिडीज़ दी गई थी एनर्जी सेक्टर में, फिर उसके अलावा जो एमनेस्टी दी गई थी उसके ऊपर भी बहुत मुश्किल से मैनेज की जा रही हैं चीज़ें, लेकिन और हकायक तमाम आपके सामने ही है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या पॉलिसी थी PTI की इकोनॉमी के हवाले से जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं। तो हमें तो और कोई इंडिकेटर्स ऐसे थे जिसका आप लोग एतराफ़ कर रहे थे। आखिरी दिनों में भी आप लोग ये कह रहे थे कि बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। अभी खान साहब ने फौरी रिलीफ के लिए ये फैसला कर लिया जो कि जिसको एक पॉपुलर फैसला भी कहा जा रहा था कीमतें कम करने का। लेकिन आपका एक तरफ नैरेटिव था कि हमें बड़े मुश्किल हालात में विरासत में मिली ये इकॉनमी, बड़ा वक्त लग जाएगा इसको ठीक करने में। आज खान साहब कहते हैं ऑलमोस्ट सबसे सस्ता मुल्क दुनिया का बना लिया था हमने पाकिस्तान को। देखिए अफसा, आप तो कंपैरिजन कर सकती है ना। जब 2018 में हमें पाकिस्तान मिला उस तब एक्सपोर्ट्स क्या थी, तब आपकी फॉरेन रेमिटेंस क्या थी, तब आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है मुल्क में वो क्या थी, तब अब आपके पास जो फॉरेन रिजर्व थे तकरीबन 9 बिलियन डॉलर के करीब थे। और अब जब हम गए हैं तो तकरीबन 20-22 अरब डॉलर दे के जा रहे हैं। 31 बिलियन यानी कि 31 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट्स दे के जा रहे हैं। फॉरेन रेमिटेंस देख लें, 6000 अरब से ज़्यादा की टैक्स कलेक्शन है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी माशाल्लाह ऊपर जा रही है। आप जब नाम लेते जाएँ तो मकसद ये है कि उसके बीच में कोरोना भी आया था। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे अदारे पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तारीफ कर रहे हैं। सबसे कम बेरोजगारी बरे सगीर में पाकिस्तान में, ये लोग कह रहे हैं, इंटरनेशनल अदारे कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रैक पर आ चुकी थी। अगले एक साल में पाकिस्तान में अभी 5.6 GDP के ऊपर ग्रोथ जा रही थी, 6 क्रॉस कर सकती थी जिस तरह हम जा रहे थे। तो कोई भी मुल्क या कोई भी सुपर पावर ये कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान उनके शिकंजे से निकले, पाकिस्तान गुलामी से निकले। पाकिस्तान अपने घुटनों पे रहेगा जब तक यहाँ मुआशी बदहाली रहेगी, जब तक यहाँ एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। ये सब ठीक चल रहा है। जैसे ही पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होना चाहेगा, ये ऐसे ही होगा जो अब हुआ है। साजिश करके उस प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया जो पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा कर रहा था। तो इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? तो मैं इसीलिए तो IMF डार साहब पहले ही IMF की तरफ से पहले ये बात कह दी गई थी। एक मौके पर वजीर खजाना जो आपके थे उनकी तरफ से भी ये बात कह दी गई थी कि ये एमनेस्टीज इस वक्त और ये पॉपुलर फैसले इमरान खान साहब को जाते जाते नहीं करने चाहिए। इनकी तरफ से मिफ्ता साहब की तरफ से शिकवा आया कि बड़े मुश्किल हालात आखिर में जो फैसले करके चले गए हमारे लिए। लेकिन अब ये तो हकीकत है कि आप लोग भी IMF के आगे स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ ही दिन गुजरे हैं और आज ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कम अज कम आप नहीं समझते इकोनॉमी के मामले के ऊपर हालात सेम ही है दोनों तरफ? अब सा आप इनके क्लिप्स दिखाएं। शायद कान अब्बासी तो कहते थे पेट्रोल 70 रुपए का होना चाहिए। इनके क्लिप्स तो सुनाएं। चीनी 60 रुपए की होनी चाहिए। आते सार 3 हफ्तों में चीनी इन्होंने 15 रुपए महंगी कर दी है। इन्होंने बिजली 5 रुपए महंगी कर दी है। पेट्रोल सुनने में आ रहा है कोई 20-25 रुपए महंगा करने जा रहे हैं। IMF के तहत ही तो करना पड़ रहा है ना। यही तो मेरी डिबेट है पूरी, जो कि आपको भी करना उस वक्त रिकमेंड किया जा रहा था कि आप भी करें, बढ़ाएं, लेकिन देखिए हमने दिया ना रिलीफ। हमने इसलिए रिलीफ दिया था पेट्रोल में या बाकी चीजों में। हमारी टैक्स कलेक्शन ज्यादा थी, हमारे पास चीजें कुछ ऐसी आ गई थी टैक्स में कलेक्शन में, तो हमने पाकिस्तानी को रिलीफ दे दिया। अब ये जो है देखिए अब ये तो लेग बायस है ना। अब तो ये उस पे डालने के चक्कर में मिफ्ता इस्माइल साहब जब आपके टॉक शो में आए, उनको उनके अपने क्लिप सुनाए जब वो अपोजिशन में बैठते थे, क्या बात करते थे। हम देखें अभी तो हम अपनी परफॉर्मेंस इंतहाबी जलसों में लेके जाएंगे, वहां अपना परफॉर्मेंस का स्कोर कार्ड रखेंगे इंतहाबी जलसों में। फिलहाल हमने इन साजिशी अनासर को बेनकाब करना है। अगर मैं समझता हूं कि फिलहाल डार साहब आप लोग ये स्कोर कार्ड रख रहे हैं अवाम के सामने, एक तो बैरूनी साजिश रख रही है। आज खान साहब ने कह दिया कि अब हम सोशल मीडिया, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं इस पे भी कि सोशल मीडिया पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो सड़कों का रास्ता या सोशल मीडिया ट्विटर का रास्ता क्या है बुनियादी गोल? देखिए हमारी पहली डिमांड एक पावरफुल जुडिशल कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे होना चाहिए और उसकी ओपन हियरिंग होनी चाहिए जिसमें आप भी आए, आपको भी पता चले कि कितनी बदतरीन साजिश मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। वही सिक्योरिटी एजेंसीज, वही नेशनल सिक्योरिटी में की गई बातें दोहरा दी जाए तो आप तब भी कबूल कर लेंगे अगर वही नतीजा निकाला? सब कुछ कबूल करेंगे। ये सारे ज़मीर फरोश जो हमसे नाराज थे,
जो ना खुश थे हमसे, उनकी जो मुलाकातें हुई एम्बेसीज में हुई, वो सारी सामने आनी चाहिए। कौन कौन मिला, आधी रात को मिला, रात के अंधेरे में मिला, किसने कहां से पैसे पकड़े, ये सारा जुडिशल के विषय में आएगा। ब्रेक से वापस चंद साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन जो एम्बेसीज में मिलने वाले लोग हैं वो तो जो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर तमाम सिक्योरिटी इदारों ने ब्रीफिंग दे दी, उसी बात को हतमी समझा जा रहा है। इंतजार में रहेंगे कि खान साहब को इससे ज़्यादा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मालूम है मुसद्दिका सबूतों के साथ तो वो भी सामने रखें। वापस आके वापस सियासत की तरफ लेके आएंगे इशूज़ को एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। थोड़ा वक्त है तो मैं क्विकली अपने सवाल करूंगी। चंद साहब, अब एक तरफ पीटीआई है, प्रॉपर उनके पास मवाद है बैरूनी साजिश का, इलेक्शन कैंपेन की तरफ कहा जा रहा है कि जा चुके हैं। खान साहब धरना देते हैं तो उनको धरनों का भी कई दफ़ा अवामी सेंटिमेंट के हवाले से बड़ा फ़ायदा होता है, उनके बयानिए का भी। नून लीग बाहर निकलने लगी है, ईद के बाद जलसे करेंगे, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? देखिए, पीटीआई ने पिछला इलेक्शन लड़ा था एंटी करप्शन बयानिए के ऊपर। उस बयानिए की जब हुकूमत आई तो करप्शन में निकला शहजाद अकबर, खुसरो बख्तियार और चौधरी परवेज लाई इत्तेहाद। फिर बयानिया था MQM के खिलाफ, कराची में बयानिया था एक इनका, MQM इत्तेहादी थी। अब बयानिया है एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट। अमेरिका ही ना इत्तेहादी बन जाए, अमेरिका मुर्दाबाद। और नहीं, अमेरिकन तो 100 साल पॉलिसी होती है ना, हो सकता है इनके पीछे अमेरिका ही हो, तो खैर ये भी हो सकता है। अब चंद दिनों बाद आपको पता चले। देखिए, इनकी रिफॉर्म्स हैं, इनको मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, मर्जी का DG ISI चाहिए, मर्जी का DG ISPR चाहिए जो इनको मीडिया को कंट्रोल करके दे, DGI चाहिए जो इत्यादि जमातों को कंट्रोल करे, हर बिल पास करे। और फिर देखे ना, आज जिस तरह ये आर्मी चीफ को गाली दे रहे हैं, इसी आर्मी चीफ को मिन्नतें करके उन्होंने एक्सटेंशन दी, आज उसी को गालियां दिलवा रहे हैं। इस इलेक्शन कमिश्नर को मिन्नतें करके इन्होंने मुतफिका तौर पे बनवाया सारी अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलके, आज वही प्लांटेड हो गया। कौलो फेल में तजाहद किसी का भी नहीं होना चाहिए। और फिर जब नेशनल लेवल के, आप इंटरनेशनल लेवल के लीडर हो और आपकी पार्टी का बयानी, और फिर कौलो फेल में तजाहद, मेरा भाई ठीक कह रहा है कि ये इनकी पुराने क्लिप्स निकालें। पुराने क्लिप्स अगर निकालें ना तो सबसे ज़्यादा PTI के वो उल्टा क्लिप होंगे जो पुराने बाद IMF से लेके लोकल गवर्नमेंट तक। देखिए, PTI का मेन मैनिफेस्टो था लोकल बॉडीज इलेक्शन। 3.5 साल पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन हम रिफॉर्म नहीं कर सके। तब्दीली का मेन नारा तो लोकल बॉडीज के जरिए ही आ सकता है। हाँ, ये तब्दीली थी। DAP की बोरी 3500 से 10,000 की हो गई, यूरिया ब्लैक हो गया, और हमने 1200 अरब रुपया कोविड में दिया था सब्सिडी लोगों को। किसान को क्या मिला? किसान को 1 रुपया तो मिला है। सब आपने MC स्कीम के जिक्र की कि सबसे ज़्यादा FBR में, और हमने वो सबसे ज़्यादा अपने हाउसिंग सेक्टर में दी। हाउसिंग सेक्टर, हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़रूर तरक्की हुई, लेकिन लोगों के साथ जिस तरह हाउसिंग सोसाइटियों वाले ज़मीनें खरीदते हैं, कभी वो जुल्म आपने देखा है? उसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी के भी करें ना तो आपको हर 5वें घर में मातम नज़र आएगा। तो ये इस सोसाइटी के साथ मुनाफकत मैं समझता हूँ हमारी पॉलिटिकल क्लास को नहीं करनी चाहिए। जो हाँ ठीक है, आप अपने बयानिए पे इलेक्शन लड़ें, आप अपना मैनिफेस्टो दें, आप ये कहें कि 3 सालों में हम ये काम नहीं कर सके, अगली दफ़ा आप हमें वोट दें, हम ये काम करें। लेकिन एक जेली बयानियाँ बनाना, ये मैं समझता हूँ ये सियासत के लिए कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है जो सियासत के लिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, वो है खान साहब खुद उनका अपने अवाम को, कारकुनों को मोटिवेट करना कि ये नूर आलम आकर दिखाए अपने हल्के में, इसके साथ अवाम क्या करेंगे। फिर उसके बाद शेख रशीद साहब का कह देना ये सारे चोर सऊदी अरब जा रहे हैं, हरम शरीफ में भी लोग इनको रोक रोक के चोर कहेंगे। ये बातें करने के बजाय खान साहब अपना बयानिया तो बयान कर ही रहे हैं, बैरूनी साजिश, बेशक पूरी मुल्क की क़यादत, सिक्योरिटी इदारे, एम्बेसडर खुद आके उसके ऊपर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, अब तो फॉरेन ऑफिस भी दोबारा कह चुका। बजाय इसके आप लोगों के जो मंसूबे थे, जैसा कि आपका कामयाब जवान प्रोग्राम, इस तरह के मंसूबों के ऊपर बात करनी शुरू कर दी जाए, लेकिन यह कि अवाम को ना वर्गलाया जाए कि वो करेंगे। चंद साहब मौजूद थे कुछ अर्सा पहले, इस्लामाबाद में भी एक बड़ी अजीब सूरत हाल बन गई थी जहाँ पे मुनहरिफ रुकन अरकान के साथ बड़ी बदतमीजी लोगों ने की और फिर गुत्थम गुत्था हो गया आपस में, सूरत हाल सही नहीं थी। इसको आप क्या कर समझते हैं? देखें, मैंने आपको पहले भी कहा कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो कामयाब जवान था, कामयाब पाकिस्तान था, एहसास था, हाउसिंग प्रोजेक्ट था, और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम इलेक्शन पे बात करेंगे। अभी देखें, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्शन कमीशन की अज़र सरनो तश्कील की ज़रूरत है, और उसका आगाज़ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से होना चाहिए।
तब्दील होने चाहिए। जब एक पार्टी की दीवार से लगा रहे हैं, अब पार्टी फंडिंग को ही ले लें, फॉरेन फंडिंग की जो ये बात करते हैं, कहाँ गई पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग, कहाँ गई PMLN की फॉरेन फंडिंग, कहाँ गए उनके अकाउंट? एक ही पार्टी को लेकर 6 साल से ये लगे हुए हैं घसीट। अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि सबका इकट्ठा करें, लेट्स सी अब ये क्या करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये अब खामोश हो जाएंगे। आप लोगों का तो 7-8 साल से केस चल रहा है डार साहब ममनुआ फंडिंग का, लेकिन हर चीज को लेके फंडिंग तो उनको तो टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। देखें, अगर तो हर चीज को जाकर अदालत से ही लेना है तो इलेक्शन कमीशन फिर बंद कर देना चाहिए। अदालतें ही इस मुल्क में इलेक्शन करवा दे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवा देगी, इलेक्शन कमीशन को बंद कर देते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन हमारा इतना ही नालायक है तो उसको बंद करें और अदालतों के थ्रू इलेक्शन हो जाएंगे इस मुल्क में, या कोई और अगर बैरूनी साजिश के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह दे, उसके ऊपर हम यकीन ना करें, हम कहें मामला जुडिशल कमीशन में अदालत के पास फिर एक बार वहीं पर लेके जाया जाए, तो फिर ये इस हवाले से तो डॉक्टर साहब आपकी बात दुरुस्त बनती है। लेकिन जो आपने जी देखिए, बार बार हम कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कह दिया गया मदाखलत है, मदाखलत ही तो साजिश है। आप मदाखलत करने से पहले प्लान करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, साजिश करते हैं, फिर ही मदाखलत होती है ना। ये ऐसे ही है, डिकेटी नहीं हुई, चोरी हुई है, लेकिन हुई है हुई है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नदीम अफजल चंद साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब जो PTI के इलेक्शंस के हवाले से एतराज़ात हैं, हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद प्रोग्राम्स भी करेंगे। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।